Dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and our course number is ANET-5311. So today we will discuss about the next chapter in global warming. In our previous lecture we had discussed about global warming, the causes of global warming, what is the global warming, some introduction also. So this session we will discuss about the effects of global warming. So as you can see, the effect of global warming, how it increases, and the temperature increases, and our earth outer layer, we can say, and outermost layer is a very warm to the causes of global warming. So as you can see, there are some effects of global warming. Okay, so the first one is increasing the average temperature of the earth. Obvious है कि जो global warming है, that could be day by day the temperatures are increases in our atmosphere, in our earth, हम कह सकते हैं. So this is the very important point for effects, we can say that effects of global warming. And then alteration in the ecology, including an increasing sea level and modifying the quantity and pattern of rainfall. ओके, सो यू नो दैट ग्लोबल वार्मिंग जो है, जैसा जैसा टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, और क्या हो रहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला लेयर है, वो काफ़ी वार्म होता जा रहा है. ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ओजोन लेयर हमारी होती है, ठीक है, वो ओजोन लेयर जो है वो सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसको वो क्या करती है, उससे जो अल्ट्रा वायलेट जो भी रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन जो भी आती है, उस रेडिएशन को वो क्या करता है, वो लेयर एब्जॉर्ब करके उसे एज इट इज़ क्या करता है, अपर सरफेस में वो रिफ्लेक्ट करता है. बट हमारे क्या होता है, हमारे फैसिलिटीज़ या हमारे लग्जरी या हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होने की वजह से धीरे धीरे ओजोन लेयर डिप्लीशन होते जा रहा है. मतलब ओजोन लेयर की परत जो है, जो लेयर बनी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो रही है, डिप्लीट होते जा रही है डे बाय डे. ठीक है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो सीधे हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच रहे हैं और अर्थ सरफेस को वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है वो हमेशा क्या करता था, क्या काम करता है कि सोलार से जो भी आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है, ठीक है, उसको वो रोकता है, उसको वो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी होती है, देन रिफ्लेक्ट करता है वो फिर से वापस से अपर एटमॉस्फेयर में. ठीक है, बट ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से वो रेज जो है वो सीधे अर्थ सरफेस पे पड़ रही है और इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर. एक एवरेज टेम्परेचर जितना हमारा अर्थ का होना चाहिए उससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है. ओके, तो इन सब के कारण, एज सच इन सब के कारण क्या हो रहा है, इकोलॉजी जो है हमारी, ठीक है, वो इफ़ेक्ट हो रही है. सी लेवल जो हैं या वाटर बॉडीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, ठीक है, जो स्नो हैं वो सारे मेल्ट डाउन होते जा रहे हैं और वाटर बॉडीज़ बढ़ते जा रही है. तो जैसे हम सबको पता है कि वाटर बॉडीज़ जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर है सोलार रेडिएशन का या किसी भी रेडिएशन का. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बट वो गुड रिफ्लेक्टर नहीं है. जितनी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया उतनी एनर्जी उसने अपने द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं किया. ठीक है, तो वहाँ पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वाटर बॉडी जो है वार्म हो जाता है. ठीक है, वार्म हो जाता है तो एल्बिडो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होते जाता है. तो दैट इज़ द रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग, and boost the occurrence and concentration of severe climatic events such as floods, famines, heat waves, tornadoes,
एंड ट्विस्टर्स, ठीक है। तो ये सारे जो हमें वेदर हजार्ड्स नज़र आ रहे हैं या वेदर में जो डिस्टर्बेंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि बेमौसम बारिश हो जाना, ठंड के टाइम पे विंटर के सीज़न में ठंड, सर्दी के सीज़न में सर्दी ना होना, ठंड ना लगना, ये सारी जो चीज़ें हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से और वेदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से, ठीक है। वेदर डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है इस वजह से, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसेस जो हैं वो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं और हमारे जो वातावरण है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। उस पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं गैसेस के, कि हर गैस का एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज में वो रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेशन है उसका, बट उससे या तो वो इंक्रीज़ होते जा रहा है या वो डिक्रीज़ होते जा रहा है, इज़न्ट इट। सो ये सारे जो कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। Okay, so glacier melting, lesser summer streams flows, genus extinction and rise in the range of disease vector। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, या हम कह सकते हैं कि ये कॉजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के, कि इन सारे डिस्टर्बेंस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसे गैस, पॉइजनस जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो गैस हैं, उनके वेस्टेज हैं हम कह सकते हैं, इन सब की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है वातावरण जो है, ठीक है। और इस पॉल्यूशन की वजह से, और एक तो इन सारी पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। जैसे हम एसी, एयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर जो हम यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारे ऐसे गैसेस या पॉइजनस गैसेस निकलते हैं जो क्या करते हैं, जब हम डिओडेंट यूज़ करते हैं तो ये सारे जो गैसेस हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, ओजोन लेयर में जो हानि हो रही है या क्षति हो रही है, जिसकी वजह से जो सन रेज है वो डायरेक्ट सन रेज से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं, अर्थ तक पहुंच रहे हैं, और हमारी पृथ्वी आज से हमेशा डे बाय डे जो है धीरे धीरे उसके जो टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। एंड द वेरियस न्यू डिसीजेज हैव इमर्ज्ड, बहुत अलग अलग टाइप के डिसीजेज दिख रहे हैं हमें, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशंस, ठीक है, जिस एक कंसिक्वेंट अमाउंट में प्रेसिपिटेशंस होने चाहिए या कंडेंसेशंस होने चाहिए, जो एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। नेचुरली जो हमारे एटमॉस्फियर के जो एलिमेंट्स हैं, वेदर एलिमेंट्स हैं, उनसे कंडक्ट होते हैं, जो नेचुरल फिनोमेना डिस्टर्बेंस की वजह से प्रेसिपिटेशंस, कंडेंसेशंस जैसी प्रोसेस जो हैं वो क्या हो रही है, उनके जो अमाउंट में, ठीक है, एक रिक्वायर्ड जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट में डिस्टर्बेंस आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, जितना हमें नहीं चाहिए या उतने ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है, और कभी ऐसा हो रहा है कि रेनफॉल ही नहीं हो रहा है, सूखे वाली स्थिति आ जा रही है, ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारे जो डिस्टर्बेंस हैं वो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो द ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटोज due to the increase in humidity levels and their frequent growth in warmer atmosphere affects the marine life. Okay, economic consequences. So affect the marine life means जो मैरिन लाइफ इकोसिस्टम बनी हुई, जो फिशेज़ हैं, जो ऐसे फिशेज़ हैं जिनकी प्रजाति जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। क्यों? क्योंकि वो इकोसिस्टम में एक, जैसे हमारा ये जो अर्थ सरफेस में इकोसिस्टम हमारा एक बना हुआ है, एज इट इज़ समुद्र में या सी लेवल में या पोंड में भी एक इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। तो उस इकोसिस्टम का कोई भी एक कड़ी, ठीक है, कोई भी एक कड़ी अगर उस कट जाता है उस फूड वेब का, तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है या पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो मछलियाँ हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है, एसेंशियल एक्वेटिक एलिमेंट्स हैं, जो जिनका रेस्पिरेशन रेट इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये डेड हो जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो मैरिन लाइफ है या मैरिन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है,
एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस मतलब अगर हम देखें, अगर हम अपने एग्रीकल्चर लेवल से देखें, अगर हम अभी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें हार्म होता है। जहाँ पे हमें वाटर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ रेनफॉल नहीं होता, जहाँ हमें एक्सेस वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होता वहाँ अचानक से प्रेसिपिटेशन जैसे अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो हमारे ग्रोथ सिस्टम है, जो प्लांट ग्रोथ सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। प्लांट के फूड प्रोडक्शन जो है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो नेचुरल उनके प्रोसेस है उसको प्रोसीड होने नहीं देते। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स फॉर दी कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग वी कैन से। ओके, सो ये जो है इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के जो हमें ये हार्म करते हैं। ठीक है, okay, so this is image, this image I take internet, I take from internet, and this is very important to understand the impacts of global warming. So see, as the temperature is increases, there are different effects in our environment, in our atmosphere, we can say that. So there, see, over the 1980 to 1999 temperatures level are different, and the every years the temperature is increases, so there are different impact, they gives different impact in our weather, in our environment. So we can say that राइजिंग द टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, दैट इज द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, दैट मीन्स द ग्लोबल वार्मिंग, वी कैन से दैट। सो जैसे कि हमने देखा कि दिस इज द करेंट सिचुएशंस 2007 to 2020 सेंचुरी। सो इन करेंट वार्मिंग 2007 में अगर 1% भी इंक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट हुआ, देखिए इसमें आपको समझ आ रहा होगा। डिक्रीजिंग, दिस इज द डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी, ओके, डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी, इंक्रीजिंग ड्रॉट इन मैनी रीजन्स, इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर रिस्क, इंक्रीजिंग फ्लड एंड स्ट्रॉम डैमेज, इंक्रीजिंग बर्डन फ्रॉम malnutrition, diarrhea, cardiorespiratory and infectious diseases. ओके, 2020 में अगर वो 2% चला जाता है 50 तक, तो देखिए इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फॉर 20 to 30% ऑफ नोन स्पीसीज, मोस्ट कोरल ब्लीच्ड। ठीक है, जो कोरल स्पीसीज हैं हमारी, वो जो होगी वो वैनिस्ड हो जाएगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो विलुप्त हो जाएगी। ओके, सो इंक्रीजिंग मोर्टैलिटी फ्रॉम द हीट वेव्स, फ्लड्स एंड ड्रॉप। सो मोर्टैलिटी रेट बढ़ जाएगा, इट मीन्स कि मृत्यु दर बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, मतलब किस वजह से, बहुत सारे जो वेदर एलिमेंट, हीट वेव्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कहीं पे फ्लड हो जाएगा, कहीं पे ड्रॉट जैसी स्थिति हो जाएगी, तो इससे डे बाय डे क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। देन अगेन अगर +3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है 2050 से, सो मेजर चेंजेस इन नेचुरल सिस्टम कॉज predominantly negative consequences for biodiversity, water and flood supplies, widespread coral mortality, millions more people face flooding risk every year. आप देख रहे हैं कि फ्लड रिस्क क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। वाटर लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक जितने लेवल में अवेलेबिलिटी रहती है वाटर की, ठीक है, वो अवेलेबल जितने मात्रा में होता है पोंड में, रिवर में, तो क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे पहाड़ों में चेंज होते जा रहे हैं, हिल में चेंज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्फ हैं वो पिघलते जा रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। And at the same time, substantial burden on health services. Global food production decreases about 30% of global coastal wetland lost. So जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, हम कह सकते हैं, डिसीजेस बढ़ेंगी, ठीक है, आपदाएँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो जो भी बर्डन हो जाएगा हेल्थ सर्विसेज में, तो हेल्थ वर्कर जो हैं उन पे बर्डन हो जाएगा,
ठीक है, उनके काम पे बर्डन जाएगा, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट किसी ना किसी रीज़न से या किसी ना किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट डे बाय डे इंक्रीज करती जाएगी, एवरी ईयर जो है इंक्रीज होते जाएगा परसेंटेज में। ओके, और अगर 5% से ज़्यादा इंक्रीज 4% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है 2080 तक, अगर ऐसा होने का प्रिडिक्शन किया गया है, सो एक्सटिंग द मोर देन 40% ऑफ नोन स्पीसीज, global economic losses of up to 5% GDP, commitment to at least partial melting of Greenland and W Antarctic मतलब West Antarctic ice sheet, eventually raising sea level 30 to 20 feet. सी लेवल 13 से 20 फीट बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, आखिरी में ये देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट डाउन होते रहेंगे। एंड अगर 5% प्लस 5% और इंक्रीज हो जाता है आफ्टर 2080 century with continue intensive reliance on fossil fuels and emission increases. So हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे कि हम लोग भी अवशेष बन जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स बन जाएंगे, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में कि देखिए जो स्नो है वो कैसे मेल्ट डाउन होकर वाटर बॉडीज में चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल ग्लेशियर एंड आइस कैप्स आर मेल्टिंग, जिस तरीके से वो मेल्ट डाउन होते जा रहे हैं। तो वो इमेज इसमें एक छोटा सा दिखाया गया है कि 1941 में ये इस तरीके से था और 2004 में ये जो है वो फुल्ली वाटर बॉडी हो चुका है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो मेल्ट डाउन हो चुका है। ठीक है, सो देखिए ये जो है इसमें है 1993 में एक स्नो का जो हम कह सकते हैं स्नो हिल हम कह सकते हैं वैसा हमें दिखाई दे रहा था, बट 2000 में वो fully the images show the effect of global warming on a ice covered to the mountain। ठीक है, पहले क्या था, माउंटेन को आइस ने कवर्ड किया था, बट अब आइस को माउंटेन ने कवर्ड किया, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं। ओके, सो लेट अस सी द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, रोक तो हम इसे नहीं सकते क्योंकि काफ़ी हद तक हमने एक नेचुरल जो हमारा लेयर बना हुआ है एटमॉस्फेयर में वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट यस हम इसे कुछ मात्रा में कुछ हद तक रोक सकते हैं। सो देयर आर सम मिटिगेशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। So it involves taking actions to reduce greenhouse gases emission and to enhancing aim to reducing the extent of global warming. This is in distinction of adaptation to global warming, which involves taking action to minimize the effects of global warming, energy efficiency and conservation. First is urban planning, which is a very important factor for mitigate in global warming. Building designs, so use the passive solar buildings designs, means that the जो कम इंटेंसिटी में जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, मीन्स दैट कि ऐसा हमें बनाना है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे एंड रिफ्लेक्ट भी उतना करे। अगर हम फ्लैट बॉडीज़ अगर हम फ्लैट फ्लोर्स बनाते हैं या फ्लैट एक रूफ फ्लोर्स बनाते हैं तो वो रेडिएशन को एज कंपेयर टू कोन शेप फ्लोर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और कम रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम कोन शेप बनाते तो आता है और वापस से वो कुछ हद तक रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है, तो कम मात्रा में वो क्या होगा, गर्म होगा। तो हमें ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो है हमें हमारे आर्किटेक्चर को करना चाहिए। देन द ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग। सो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वी कैन यूज़ द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो कुछ हद तक हम वो चीज़ कम कर सकते हैं टेम्परेचर को, या जो जो व्हीकल्स से जो रिलीज़ होने वाले जो नॉक्शियस या पॉइजनस जो गैसेस है सच एज CO2, मीथेन एक्सेट्रा, सो इनको हम कम कर सकते हैं। सो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, विच इज़ CCS, it is a plan to mitigate climate change by capturing carbon dioxide from large point sources such as power plants and subsequently storing it away safely instead of releasing it into the atmosphere. Government
and intergovernmental actions. Example, Kyoto Protocol. This is a Kyoto Protocol is a very important we can say that the seminar, we can say that जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलके ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है फॉर मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग ये स्टार्ट किया था। और इसमें बहुत सारे एजेंडा बने हुए थे, ठीक है, डिफरेंट एजेंडा कंट्रीज़ ने बनाए थे कि हमें इन सारी चीज़ों पे रोक लगानी है, एयर कंडीशनर को रोक लगाना है, बोरवेल जो हम ड्रिलिंग करते हैं उस पर एक लिमिटेशन लगानी है एक पर्टिकुलर एरिया पे कि इतने बोरवेल से आप डिगिंग कर सकते हैं, इस टाइप का, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड हाईलाइट दैट लाइन। And the population control, of course population is a very important factor for every disorder, every hazards, we can say that कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि उतनी हम किसी भी चीज़ का डिमांड इतना मतलब डिमांड इतना है कि हम उसकी फीलिंग नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हम जो भी लग्जरी या जो भी हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम बिल्डिंग्स और जो हाउसेस बने हुए हैं, लैंड्स हमें नहीं दिखाई पड़ते, अर्बनाइजेशन जो होते जा रहा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होते जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को एक हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल करने से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर देखेंगे एंड